साइंसी नज़रिया बहुत ही मजबूत दलाइल के ऊपर खड़ा होता है और जब इन दलाइल को बार बार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक किया जाता है तो साइंसी नज़रिया इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी काबिल कबूल हो जाता है। उसके बाद भी साइंसदान कभी ये दावा नहीं करते कि ये नज़रिया हरफ आखिर है और इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आज हम ऐसे ही कुछ साइंसी नज़रियों के बारे में बात करेंगे जिनको पहले तो बहुत पजीराई हासिल थी और पहले वो साइंटिफिक कम्युनिटी के नज़दीक माने जाते थे, लेकिन बाद में उन नज़रियात को जब मज़ीद डिटेल में चेक किया गया तो पता लगा कि ये साइंटिफिकली गलत हैं और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से खाली हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखना होगा आपको हमारा चैनल रेजोनेंस। सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन के स्टैटिक यूनिवर्स की। आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की, जो कि ये कहती थी कि किसी भारी जिस्म की मौजूदगी में ज़मान और मकान में ख़म आ जाता है, यानी स्पेस और टाइम कर्व हो जाते हैं, तो जो ग्रेविटी है वो असल में कोई क़ुव्वत नहीं है, कोई कशिश नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बल्कि वो ज़मान व मकान में ख़म का नाम है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा जाए तो ग्रेविटी इज़ द कर्वेचर इन स्पेस एंड टाइम। अब जब ये नज़रिया आइंस्टाइन ने पेश किया तो वो स्टैटिक यूनिवर्स के नज़रिए से बहुत मुतासिर हुआ। स्टैटिक यूनिवर्स का नज़रिया ये था कि यूनिवर्स फैल नहीं रहा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, उसकी हदूद का तयन करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वो मज़ीद नहीं फैल रहा, वो एक जगह पर रुका है, यानी कि स्टैटिक है। अब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन यानी कि रियाजी की मसावात का सहारा लिया। उस मसावात में एक नंबर, एक कांस्टेंट आ रहा था जिसको हम अंग्रेज़ी में कैपिटल ए कहते थे, जिसको आइंस्टाइन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी कहते थे। अब आइंस्टाइन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के मुताबिक, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसी कशिश है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्लैनेट्स या गैलेक्सीज एक दूसरे से टक्कर नहीं खाती, वो एक दूसरे से टकराती नहीं। अगर दो प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाएं तो वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों को दूर कर रही है, जो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को दूर कर रही है, और आइंस्टाइन ने उसको नाम दिया आइंस्टाइन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और आइंस्टाइन की रियाजी में, जिसे अंग्रेज़ी में आइंस्टाइन फील्ड्स इक्वेशन भी कहते हैं, उसमें ये बहुत ही मशहूर हुआ और इस्तेमाल करने वाला फैक्टर था। फिर एडविन हबल आए और एडविन हबल ने ये नज़रिया पेश किया अपनी टेलीस्कोप से। उन्होंने जब देखा कि जो कायनातें हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो कहकशाएँ हैं, वो हमसे यानी प्लैनेट अर्थ से दूर जा रही हैं, और ये पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका था। इसको कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट भी कहा जाता है कि जो कायनातें रोशनी छोड़ रही हैं, और हर रोशनी की हम जैसा कि जानते हैं कि ख़ास फ्रीक्वेंसी या ख़ास रंग होता है। अब इंसान की आँख फ्रीक्वेंसी को रंग के तौर पर देखती है, तो अगर तो कायनात की रोशनी छोड़ने वाले ज़र्रे यानी कायनात की रोशनी का रंग तब्दील हो जाए तो इसका मतलब है कायनात हमसे दूर जा रही है। ये एक आसान ज़बान थी जो कि आम आदमी के समझने के लिए बेहतर है। इस नज़रिए से हमें पता लगा कि कायनात फैल रही है, और उसने एक लॉ दिया जिसे हबल स्पेस लॉ कहते हैं, यानी कि कायनात फैल रही है। और यही बुनियाद बनी बाद में कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी की भी। तो आइंस्टाइन का नज़रिया गलत साबित हुआ। जो हम ये सोच रहे थे कि कायनात अपनी जगह पर खड़ी हुई है, एडविन हबल के नज़रिए के बाद, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई था, जिसने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए फिजिकली गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया कि वो एक दूसरे से दूर जा रही थी, क्योंकि जो वो रोशनी छोड़ रही थी उसके रंग में या उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ रहा था। और ये फ़र्क तब आता है जब कोई चीज़ या तो हमसे दूर जाए या हमसे करीब जाए। दूर जाने का एक ख़ास रंग होता है और करीब जाने का भी एक ख़ास रंग होता है। तो जो रंग एडविन हबल को नज़र आया वो दूर जाने का था, जो कि कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट के ऊपर बेस करता है, जो यही है कि कोई चीज़ करीब आएगी तो उसका रंग कुछ और होगा, दूर जाएगी तो उसका रंग कुछ और होगा। और आइंस्टाइन का स्टैटिक यूनिवर्स का नज़रिया गलत साबित हुआ और दुनिया ने डायनामिक यूनिवर्स के नज़रिए को माना, यानी कायनात फैल रही है। दूसरे नज़रिए की बात की जाए तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नज़रिया है। कायनात में कई साइंसदान ऐसा मानते थे, और ज़ाहिरी बात है उस वक़्त उनके पास कोई भी सबूत भी मौजूद नहीं था। वो ये मानते थे कि कायनात में बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होती हैं खुद ब खुद, यानी जो जनरेशन है वो स्पॉन्टेनियस है।
और फिर बाद के साइंसदानों ने एक वाइटल फोर्स का नज़रिया पेश किया, एक ऐसी कुव्वत, एक ख़ास किस्म की मिस्टीरियस फोर्स जो कि कुछ भी नहीं में से कुछ तैयार करती है। यानी नॉन लिविंग बींग्स में अगर वाइटल फोर्स मौजूद हो, बहुत ही ख़ास फोर्स, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा करती है या पैदा करती है। उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास लुई पास्चर जैसे साइंसदान आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जानदार चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो हम देख सकते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वही कोई ना कोई और जानदार चीज़ें बनाए, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे जानदार, जिनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है, वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंसान की आंख में नज़र नहीं आते, जिनको बड़े ही ख़ास तरह के इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, वो भी ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये नज़रिया भी गलत करार पाया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नज़रिया, यानी कुछ भी नहीं में से कुछ तैयार हो जाना। याद रखिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कुछ भी नहीं का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स में से लिविंग थिंग्स क्रिएट हो जाना। ऐसा नहीं था, लिविंग थिंग्स में से ही लिविंग थिंग्स क्रिएट होती थी। ये नज़रिया अभी मज़ीद पजीराई हासिल करेगा और इसके ऊपर मज़ीद साइंटिफिक रिसर्च और एडवांसमेंट्स होंगी। तीसरा और आखिरी नज़रिया जो कि हम आज की वीडियो में बयान करेंगे, वो अर्थ की एक्सपेंशन का नज़रिया था। पुराने लोगों को, ख़ास तौर पे डार्विन जैसे लोग ये मानते थे कि क्योंकि अर्थ भी फैल रही है, यानी अर्थ के जो डायमेंशंस हैं, अर्थ की जो समतें हैं, वो बढ़ रही हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। जब उसने अमेरिका के सहरा देखे, अमेरिका के समुद्रों के बीच देखे, तो उसने ये कहा कि ये तो बहुत बड़ी जगह है, हमने पहले कभी नहीं देखी, ये तो चीज़ें फैल रही हैं, इसका मतलब है ज़मीन बढ़ रही है, ज़मीन के हुजम यानी कि वॉल्यूम, मैस और एक्सपेंशन में इजाफा हो रहा है, डायमेंशन में इजाफा हो रहा है। लेकिन बाद के साइंसदानों ने बताया, ख़ासतौर पर जियोलॉजी, जो ज़मीन की स्टडी थी, साइंटिफिक स्टडी की और ज़मीन का वॉल्यूम, मैस और डायमेंशंस निकाले, जिसके बाद ये पता चला कि ज़मीन तो फाइनाइट है और ना ही अपने मादे में इजाफा करती है, ना ही अपने मादे में कमी करती है। तो डार्विन का नज़रिया भी, चार्ल्स डार्विन का नज़रिया भी गलत साबित हुआ। ये थी 3 मशहूर साइंटिफिक थ्योरीज़ जो कि बाद में ठुकरा दी गई। इस तरह की बहुत साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं जो बाद में ठुकरा जाएंगी और ठुकराती जाती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि हम किसी थ्योरी को तैयार करने के लिए ऑब्जर्वेशन का सहारा लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है, ऑब्जर्वेशन महदूद है, और जो चीज़ हमें नज़र आती है ज़रूरी नहीं उसका वही मतलब हो। जैसा कि हम क्वांटम फिज़िक्स में देखते हैं कि चीज़ें गैर यकीनी हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक थ्योरी को कायम कर लें। फिर थ्योरी के साथ हाइपोथेसिस, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है। उस हाइपोथेसिस यानी उस मफरूज़े को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट बार बार सच्चा साबित हो जाए तो वो फिर एक इस्टेब्लिश थ्योरी बन जाती है, और उस थ्योरी जिसको मज़ीद बार बार मुख्तलिफ पैमाइशों से और मुख्तलिफ कसौटियों से गुजरना पड़े, वो एक लॉ कहलाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट दे या जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट दे वो मुकम्मल ऑब्जर्वेशन हो। इसलिए आइंस्टाइन की, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये मुकम्मल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर नहीं थी, और इनके जो हाइपोथेसिस थे, यानी देखकर, ऑब्जर्व कर जो मफरूज़ात कायम किए गए थे, वो नामुकम्मल थे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में हम आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।